देखिए, टू डायमेंशनल मोशन का कोई थ्योरी नहीं है, ये जस्ट दो मोशन का कम्बिनेशन रहेगा, एक्स मोशन और वाई मोशन। और अगर उसमें भी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्स मोशन और वाई मोशन को मिलाकर मेरे पास कितना इक्वेशन है जिसके हेल्प से सॉल्व करेंगे? 6 इक्वेशन। उसी 6 इक्वेशन में से हम लोग को दिमाग लगा के दौड़ना है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, राइट। और 3 या 4 डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम अगर मैं आपको करवा दूंगा तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपसे, लेकिन उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं सब यहाँ पर डील कर लूँगा, ठीक है। पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन लेकर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मान लेते हैं किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और u का वैल्यू तो पाथ कैसा रहेगा? करेक्ट है ना? इस टाइप का पाथ रहेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैं सारा क्वेश्चन ले लेता हूं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल कमिंग फ्रॉम ए टू बी। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, लिखते जाते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल कमिंग फ्रॉम ए टू बी। यह मोल कॉन्सेप्ट का रिजल्ट निकल गया है? नहीं निकला है। कैसा गया था? ठीक ठाक। हाँ, तो उसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला सेक्शन में तो आप लोग को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस टाइप का तो क्वेश्चन दिए थे, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन था ना। 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया में, राइट। तो क्वेश्चन तो टफ है नहीं, और इसी बहाने थोड़ा सा एक बार मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो गया। 2-4 और मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट ले लें तो हो जाएगा अच्छे से रिवीजन। आज नहीं लूँगा, अब किसी अगला दिन, लेकिन लूँगा पक्का। जो पार्ट में कैलकुलेशन रहेगा उसको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे ही बनने वाला क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाएगा ड्यू टू कैलकुलेशन। तो पहला क्या इसमें आएगा? फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल कमिंग फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब यहाँ देखिएगा, थर्ड इसमें जो क्वेश्चन आता है जो HC वगैरह में दिया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एकदम ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, 1 मिनट, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। अब लैंग्वेज में डिफरेंस है, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल। डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल तो पूरा निकालना पड़ेगा, राइट। बट मैंने डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल पूछ रहा हूँ या डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा हूँ? डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब होता है डायरेक्ट डिस्टेंस नॉट डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दोनों सेम थिंग है या अलग अलग बात है? तो डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए बस इन दोनों को लाइन को ज्वाइन कर दीजिएगा। तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा, अगर इसका नाम S1 है और अगर ये पूरा डिस्टेंस S2 है, दोनों का सेंटेंस में डिफरेंस रहेगा। अगर पूछा जाता डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल तब S2 निकालना है, बट जो कि आपसे नहीं है पूछा जाएगा, वो थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इस टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
तो डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी को सॉल्व करने के लिए तो दो मेथड आपके पास है। एक तो है 9th क्लास का मेथड, पाइथागोरस थ्योरम। ये पता है, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट ओवर इस पर निकल जाएगा। और नहीं तो एक डिस्टेंस फार्मूला भी तो जानते हैं आप लोग, डिस्टेंस फार्मूला से रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, और उतना भी नहीं जानते हैं तो सर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ते हैं तो यही लाइन तो मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए, या पाइथागोरस थ्योरम से बताइए, या डिस्टेंस फार्मूला से बताइए। अलग बात रहेगा या सेम बात रहेगा? सेम बात रहेगा। तो वो भी लिख लीजिए, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक और चीज़ आपसे पूछा जाएगा। एक कुछ ऐसा नहीं है कि एक कोई टावर का हाइट रहा होगा, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर पूछा जाएगा हॉरिजेंटल रेंज फ्रॉम बेस ऑफ द टावर। हॉरिजेंटल रेंज यहाँ पे फ्रॉम वेयर? बेस ऑफ द टावर। तो हॉरिजेंटल रेंज का मतलब ए, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हॉरिजेंटल रेंज। और हॉरिजेंटल रेंज नहीं लगता है कि इस केस में सर डेल्टा एक्स का मॉडुलस हो जाएगा, रेंज कभी नेगेटिव लेंगे नहीं। तो यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ का एक्स का कोऑर्डिनेट और यहाँ का एक्स का कोऑर्डिनेट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? वर्टिकल एक्सिस पे हॉरिजेंटल एक्सिस का कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो यहाँ पे अगर एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो है तो यहाँ भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो हॉरिजेंटल रेंज का मतलब है कि अगर इस पॉइंट को नाम सी दे रहे हैं तो सी और बी के बीच का चेंज इन एक्स का मॉडुलस, डेल्टा एक्स का मॉडुलस। करेक्ट? सही है ना? चलिए तो लिख लीजिए, फाइंड द हॉरिजेंटल रेंज फ्रॉम बेस ऑफ द टावर। देखिए, मान लेते हैं कि अपने पाथ में ए से बी के बीच में जो पाथ है, उसके किसी भी पाथ का पॉइंट पी पे जब पार्टिकल पहुंचा तो उसका वेलोसिटी के साथ इस हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल 30 डिग्री है। तब यहाँ पे पूछा जाएगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी व्हेन इट मेक द एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, व्हेन वेलोसिटी मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो सर इज इट कंपल्सरी 30 डिग्री? नहीं भाई, 60 भी रह सकता है, 45 भी रह सकता है, कुछ तो मुझे एंगल देना था, इसलिए 30 ले लिया। यहाँ पे जो बनाने का तरीका रहेगा, अगर एंगल 45 बनाएगा तो अलग तरीका रहेगा, सेम तरीका रहेगा। एक और क्वेश्चन इसमें किया, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान सुनिएगा, इसमें एक और क्वेश्चन आएगा। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम, और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जब पूछा जाएगा, मतलब दिस वन, और जब ग्राउंड से पूछेंगे तो क्या निकालेंगे? दिस वन, है ना? यही रहेगा ना? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन
एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। एक मिनट सुनिएगा स्टूडेंट। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन रिलेवेंट कब रहेगा? जब वो इवेंट हो रहा है जहाँ पे पार्टिकल हाइट अटेंड करेगा ही नहीं, तब वहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट वाला देने का मतलब है। फॉर एग्जांपल कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता जब पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करते अब पार्टिकल ऐसे आता, तो यहाँ पे पूछते हैं आपसे कि मैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तो जहाँ से प्रोजेक्ट किए वही रहेगा, हाँ या ना? तो इसलिए कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सेट होगा वो ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्वेश्चन सेट हो रहा है। हाइट अटेंड कर ही नहीं रहा है, आप पूछ रहे हैं मैक्सिमम हाइट, तो एक क्वेश्चन मीनिंगलेस रहेगा मेरे लिए, राइट? आपके लिए भी और मेरे लिए भी मीनिंगलेस हो जाएगा। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन पे आते हैं, या इसमें और भी आ सकता है ऐसे, फाइंड स्पीड एज अ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लास्ट लाइन प्लीज। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक्स नॉट कितना है एवरीवन? 0। बाई नॉट कितना है? 10 मीटर। यू एक्स कितना है? वेलोसिटी का कंपोनेंट तो ब्रेक कर सकते हैं ना, और कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए मेरे हाथ में एक ही फार्मूला है जो उससे काम चलाते हैं, कॉस वाला, उससे भी काम चला सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 10 cos 60 5 मीटर पर सेकेंड। और यू वाई कितना है? 10 cos 30 लिख सकते हैं। वेक्टर में मैं एक फार्मूला दिया था जो एक ही फार्मूला से काम चलता है, जिसमें से ऑलवेज कॉस यूज होता है, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 5√3। एक्स कितना है भाई? 0। और ए वाई कितना है? -g, राइट? यहाँ तक तो हम लोग आ गए, और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लीजिएगा। बट जैसे ही एक्स 0 है तो यहाँ से एक बात ये पता चल गया कि वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि ए पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे वी एक्स चेंज होगा? वी एक्स चेंज नहीं होगा। ये बात क्लियर है? कांस्टेंट का तो वही होता है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल इक्वल टू एट एनी पॉइंट पे सेम वैल्यू रहेगा। अब इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ये इनिशियल सिचुएशन है, और उसके बाद अब मुझे निकालना है टाइम कि ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो 6 इक्वेशन आपके पास है। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? इसी प्रॉब्लम को थ्योरी टाइप करके मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है? और वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर अब प्लस 2ax डेल्टा एक्स, और वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एंड वी वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay
डेल्टा वाई। इस 6 इक्वेशन में कितना इक्वेशन में टाइम है? देखिए चीज़ को कैसे बढ़िया से जनरलाइज करना चाहिए। 4 इक्वेशन में। अब आपके दिमाग में रहेगा कि 4 में से कौन सा लगाएं जिससे टाइम निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन लगा पाएंगे? रीजन के साथ बोलिएगा, लगा पाएंगे या नहीं? और नहीं लगा पाएंगे तो क्यों नहीं लगा पाएंगे? सर यहाँ देखिए, वी एक्स कहाँ जीरो है? वी एक्स तो रहेगा ही बी पे, बट जिसको निकालना है वही गायब हो जाएगा। टाइम निकालना है लेकिन एक्स जीरो है तो ये टर्म रहेगा। टाइम निकालना पता चल रहा है कि उसमें टाइम ही नहीं है, तो ये मेरे लिए रिलेवेंट है नहीं है। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे भाई x माइनस एक्स नोट रहेगा। अब फाइनल x आपको पता है, ये पता है क्या? तो x अननोन है और यहाँ पे a टर्म तो रहेगा, टाइम रहेगा, a टर्म जीरो हो जाएगा, बट टाइम रहेगा, बट x भी तो रहेगा। तो एक इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व होगा आपसे? नहीं होगा, इस वजह से a नहीं लगाएंगे। ए इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वी वाई आपको नहीं पता है, वी वाई आपको, वी वाई यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वी वाई वेरिएबल है, राइट? तो यहाँ पे टाइम भी ए भी टाइम टी तो रहेगा लेकिन ए भी रहेगा, अरे ये अननोन है, तो एक इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो 3 इक्वेशन तो गायब हो गया टाइम वाला। अब लास्ट में क्या बचा? देखते हैं कितना बढ़िया जन है। तो ऐसे पजल होता रहता है, खिचड़ी हो जाएगा, किसको लगाएं कि 4 इक्वेशन है, बट 4 में से 3 रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? और रीजन अगर पता चल गया तो वही तो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बाई, अब यहाँ पे डेल्टा वाई, तो बाई माइनस बाई नोट कीजिएगा। फाइनल वाई आपको पता है 0, बी का फाइनल वाई पता है ना 0, और इनिशियल वाई भी पता है, मतलब तो सिर्फ यहाँ पे यू वाई भी पता है, ए वाई भी पता है। ओनली अननोन कितना रहा? ओनली अननोन रहा टी। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा मोशन से काम चलेगा? बाई मोशन है, उसमें भी कौन सा इक्वेशन? डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सबको क्लियर हो गया? क्यों ये तो पूछने का जरूरत नहीं कि सर आपने इसी को क्यों लगाया, क्लियर है ना? समझ में आ गया सबको? तो ऐसा क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज यही लगेगा, बट इस केस में मैं इसी इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों निकालूंगा उसका मैंने रीजन दे दिया कि 4 इक्वेशन था टाइम वाला, बट मेरे पास वो 3 इक्वेशन से नहीं निकल पाता, तो हम लोग किसका हेल्प ले रहे हैं? इस इक्वेशन का, करेक्ट? इसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस 0 माइनस 10 कर दें, इक्वल टू सही है ना? डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ से t का वैल्यू बताएं सब लोग सॉल्व करके। तो टी स्क्वायर माइनस रूट 3t और माइनस 2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके t का वैल्यू बताइए तो कितना आएगा? माइनस भी होता है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 और प्लस 8 और डिवाइड बाई 2। माइनस वाला को माइनस हटा देंगे तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है, राइट? तो इसमें 2 वैल्यू मिलेगा, लेकिन कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करना है एवरीवन? तो यही मेरा क्या रहा? ए से बी तक का टाइम ऑफ फ्लाइट। यही मेरा क्या रहा? ए से बी तक का टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो 2 डायमेंशनल मोशन में जब वेलोसिटी पूछेंगे तो सर वी एक्स बताइएगा, वी वाई या दोनों का? दोनों। तो यहाँ पे आपको ए लिखना पड़ेगा, है या ना? v इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई
जे, बट वी एक्स तो पता ही है ना भाई, क्योंकि ये कांस्टेंट था। वी एक्स निकालने का रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी पता है। बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा आप लोग को, पता है ना? क्यों पता है? क्योंकि एक्सेशन 0 था, इसलिए वी एक्स क्या है? कांस्टेंट है। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो सर सिर्फ वी वाई निकालने से मेरा काम बन जाएगा। वी वाई इक्वल टू वाट? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। देन वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई वाई कितना? कट कुट के जो भी आता है बताइए। हो गया? तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5i माइनस 5√11j। जो मैं डायग्राम बनाया हूँ उसके अकॉर्डिंग जब यह पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तो उस टाइम पे किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? देखिए तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट का वेक्टर है? 4th कोऑर्डिनेट का, राइट? ये तो डायग्राम से भी नज़र आ रहा था, हाँ या ना? राइट? तो समटाइम्स इसमें ए एंगल भी पूछा जा सकता है, दिस एंगल अल्फा। ऐसे पूछा जाएगा व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड देन व्हाट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वेलोसिटी वेक्टर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ? अल्फा एंगल पूछ रहे हैं, करेक्ट है ना? यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये एंगल बताइए, तो निकल जाएगा, बहुत घबराने की बात नहीं है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बता पाएंगे ना? मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5√11 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5 बाहर निकाल लीजिए तो 1 प्लस 11 हाउ मच? सही है? चलिए, और वेक्टर में क्या इस टाइप का एक फार्मूला पढ़े हैं? tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। वेक्टर में, कार्टेशियन सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे जो थीटा रहता था वो कौन सा एंगल रहता था? यस, एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू ए गिवन वेक्टर, ए था थीटा, करेक्ट है ना? तो यहाँ से जो थीटा निकलेगा वो ए थीटा देगा। तो सर मुझसे तो पूछा गया अल्फा, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, पहले ए तो निकाल लें। तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई कितना रहेगा? माइनस 5√11 और डिवाइड बाई 5 माइनस √11, एग्री? और थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या 360 लिख सकते हैं? देन अल्फा इक्वल टू व्हाट? 360 माइनस थीटा। देन tan अल्फा इक्वल टू tan 360 डिग्री माइनस, और tan 360 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। और tan थीटा का वैल्यू तो पता है, माइनस √11।
तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, देन अल्फा इक्वल टू क्या आंसर हो जाएगा, tan इनवर्स √11। यहाँ तक लिखते जाइए। जितना इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें कोई एक पूछा जाएगा भाई एक बार में, इसलिए इस बात से घबराइएगा नहीं, मतलब जितना डिफरेंट पॉसिबिलिटी है वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ जाइए। नेक्स्ट क्या निकालना था स्टूडेंट, बट डायरेक्ट डिस्टेंस तो तभी निकाल पाएगा ना जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तब पता चलेगा, राइट। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर लगा सकते हैं, और ए टर्म क्या है 0, क्योंकि एक्स 0 है, और एक्स माइनस 0 कर दें। इनिशियल कोऑर्डिनेट इसका कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच का डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डेल्टा एक्स तो यही रहेगा, राइट। सही है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से क्या डिवाइड बाई 2 ही था, चलिए, तो यानी कि बी का कोऑर्डिनेट मिल गया 5/2 √3 प्लस √11 मीटर, करेक्ट। अब डायरेक्ट डिस्टेंस, तो डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब मैं S1 का बात कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं XB माइनस XA का होल स्क्वायर प्लस YB माइनस YA का होल स्क्वायर। जो लिख रहे हैं एक्चुअली कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही है, राइट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर 2 डायमेंशनल मोशन में। तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, SB का वैल्यू हो जाएगा, SB तो पता है x से कितना है 0, अब YB कितना है 0, A कितना था 10। कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आपका डायरेक्ट डिस्टेंस रहेगा। उस देखिए डिस्टेंस फार्मूला है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस फार्मूला भूल भी गए तो डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, आप डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ए लिखते हैं, और इसके लिए क्या ए लिखते हैं आर बी माइनस आर ए। अरे ए जब लिखते तो आपको यही तो मिलता। तो डिस्टेंस फार्मूला आया यहाँ, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट फार्मूला देगा या सेम फार्मूला रहेगा, सेम फार्मूला रहेगा, इसलिए पजल होने का बात नहीं है। नेक्स्ट क्या निकालना था, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेल्टा एक्स, करेक्ट। तो डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड ही तो मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज है, और वो कितना है 5/2। बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे मॉडुलस लेने का रिक्वायरमेंट, लेना भी चाहते तो ले लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए।
स्पीड पूछ रहे हैं भाई, मतलब मैग्नीट्यूड बताना है, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं। ये बताना है नहीं। बाकी लोग को भी सॉल्व करने दीजिए। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लिए तो थोड़ा सा वेट कीजिए। सबका सॉल्व हो गया एवरीवन? क्या हो गया? और जिनसे नहीं बन रहा वो क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं? शायद आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ से यहाँ का वी वाई पता चल जाता तो काम बन जाता, नहीं? यहाँ का वी वाई पता चल जाता तो आपका काम हो जाता। और यहाँ का वी वाई पता चलने के लिए टाइम चाहिए, वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है और इस टाइप का प्रोजेक्टाइल में भी आएगा। अब यहाँ पे सिखा रहे हैं तो जब यहाँ पे मैं पूछूंगा तो उसका यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को यूज करना था इसका x0, तो vx क्या? कांस्टेंट, इस कॉन्सेप्ट का। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं vx एट a
मस्ट बी इक्वल टू वी एक्स एट पी। एक मिनट, वी एक्स एट ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? अब वी एक्स एट ए के लिए आप क्या निकाले थे? यू क्या था? यहाँ का स्पीड, वी एक्स नहीं था, यहाँ का टोटल स्पीड था, राइट? तो आपने क्या लिखा था? यू कॉस 60, एग्री ना? यहाँ का स्पीड को भी मान लीजिए और एंगल 30 है, तो इसके लिए लिख सकते हैं भी कॉस 30। मैंने बोला था वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, भी नहीं, हाँ या ना? मैंने बोला था वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा बट भी तो चेंज होगा, करेक्ट? क्या इसका यूज कर सकते हैं? एक लाइन में बन गया, तो किसका यूज करना था? इसको। ये तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, परफेक्ट प्रॉब्लम फॉर नीट। जो टाइम निकालते रहिएगा तो टाइम निकलेगा ही नहीं आपसे। टाइम निकालने का यहाँ पे कोई स्कोप था क्या? यहाँ का भी वाई आपको पता है, टाइम कैसे निकालिएगा? मुझसे तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ से ए, तो ऐसा क्वेश्चन अगर इस टाइप का प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे उसमें अगर पूछेंगे तो अब तो बन जाएगा। तो यहाँ से भी निकलेगा भाई, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू कॉस 60 और डिवाइडेड बाई कॉस 30 इक्वल टू, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 10 इंटू हाफ और डिवाइड बाई √3/2, 2 और 2 आपस में कैंसिल, आंसर है 10/√3। तो जिनका 10/√3 है वो करेक्ट है, नहीं है तो रॉन्ग है। सही है ना? ऑनलाइन के बच्चे समझ में आ गया सॉल्यूशन? सॉल्यूशन समझ में आया एवरीवन? बोलेंगे ही नहीं, जब मेन टाइम आता है बोलते ही नहीं है। हेलो एवरीवन, क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट, जब इतना बार पूछ रहे हैं आप रिप्लाई किया कीजिएगा। आप लोग क्या बोले? हाँ, एक गुड क्वेश्चन है कि सर यहाँ तो आपने मैग्नीट्यूड बता दिया। एक मिनट, मैग्नीट्यूड तो बता दिए, अब वेलोसिटी पूछते तो क्या करते? तो वेलोसिटी पूछते तो आप जैसे ही वेलोसिटी 2 डायमेंशनल मोशन में पूछेंगे इसी क्वेश्चन का, तो आप भी लिखिएगा, हाँ या ना? आप भी के लिए क्या लिखिएगा भाई? वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, एग्रे? इसका मतलब है कि अगर वी वाई बता दे तो काम चल जाएगा, वी एक्स तो पता ही है आपके हाथ में, 5 ही रहेगा ऑलवेज। तो यहाँ देखिए यही बाई एक्सिस है ना, और ए एंगल अब आपको पता नहीं है, बोलिए हाँ 120, राइट? अब पूरे भी का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या आपको कंपोनेंट ब्रेक करने नहीं आता है? जब भी बता दिया आपके हाथ में, हाँ ना कुछ बोलिए, तो क्या भी बाई नहीं निकाल पाएंगे आप लोग? सर भी का मैग्नीट्यूड cos 120 कर देंगे, वेक्टर में पढ़ाए थे, करेक्ट? तो 10/√3 और cos 120 का वैल्यू कितना? -½ कितना हो जाएगा? -5/√3, करेक्ट है? अब भी बाई निकल गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5i और -5/√3 j। सही है ना? किसी को प्रॉब्लम? ये अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम यही था। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पीड भी निकाल लिए, अब बिना टाइम के हेल्प का यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल लिए। लेकिन उसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि एंगल देती थी, अगर एंगल नहीं देते तब कैसे बताते हैं, राइट? और उसमें सबसे अहम भूमिका किसका रहा? इस कॉन्सेप्ट का रहा, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन रिपीटेडली बुक में भी दिया हुआ है, HC वर्मा में भी दिया हुआ है, पूछा हुआ भी है, और आप लोग को आने का चांस रहेगा। एक कैलकुलेटिव नहीं है, स्मार्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे हैं? मैक्सिमम हाइट।
विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? तो भाई यहाँ देखिए, मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो मैक्सिमम हाइट पे ध्यान से देखिए तो, और इस पॉइंट का नाम कुछ हम लोग डी दे देते हैं, तो एट पॉइंट डी नहीं था, वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो गया, करेक्ट। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का बाइक कंपोनेंट कितना रहेगा? 0 रहेगा। बोल सकते हैं? ऑनलाइन वाले बोलते नहीं हैं, वो चुप रहते हैं, अब फिर 2-10 मिनट के बाद बोलेंगे। मैक्सिमम बोलिएगा, मैक्सिमम हाइट पे क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी का बाइक कंपोनेंट 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे ये जो वेलोसिटी है वो बाई एक्सिस का 90 डिग्री एंगल बना देता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है, राइट। तो लिखिए तो पहला एक पॉइंट, एट मैक्सिमम हाइट बाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज 0। एट मैक्सिमम हाइट बाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज 0। इसी का एडवांटेज लेंगे, ठीक है। यहां पे भी आ सकता है, यहां देखिए, जहां तक हाइट गेन करते रहेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जहां से हाइट कम होना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ। तो यहाँ ए से डी तक टाइम ऑफ, और डी से बी तक, बट क्या यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिस्टेंस सेम रहेगा? क्यों नहीं सेम रहेगा? क्योंकि सर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ रिटर्न सेम नहीं है, करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक ए से पी, सॉरी, इसके सामने कोई लाइन अगर खींच देंगे और बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक लाइन खींचिएगा, ये पी नहीं, पी तो कहीं और रहेगा, ये भी एंगल 60 ही रहेगा। तो अगर ये इस पॉइंट का बात करते तब आने और जाने का टाइम सेम रहता, जाने और आने का, राइट। बट यहाँ पे आने का टाइम अलग रहेगा, क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट कुछ और पाथ है और टाइम ऑफ एसेंट कुछ और पाथ है। तो इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ एसेंट भी पूछा जा सकता है। तो टाइम ऑफ एसेंट पूछे या मैक्सिमम हाइट, दोनों में हम लोग इस चीज़ का एडवांटेज लेंगे, v/0, राइट। तो v/² इक्वल टू क्या, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, u/² 2a/Δy है ना, और vy कितना रहेगा? 0। तो u/² माइनस 20 Δy कर दें, तो Δy इक्वल टू क्या हो जाएगा? u/² बाई माइनस प्लस 20, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, है ना। अब फिर भी अगर आपको लगता है तो मॉडुलस ले लीजिएगा, हाइट नेवर भी नेगेटिव, बट यहाँ पर तो मॉडुलस लेने का रिक्वायरमेंट यही तो है, h1, करेक्ट। यही रहेगा ना h1 आपका। चलिए, और u तो आपके हाथ में था कितना, 5√3, तो कितना हो जाएगा? 25 × 3 और डिवाइड बाई 20, हाउ मच? 75/20, and this is the maximum height, करेक्ट है। तो मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? तो सर इसमें 10 जोड़ दीजिए, अलग से निकालने का रिक्वायरमेंट है या 10 जोड़ देंगे? तो h1 + 10 कर दीजिएगा, ये रहेगा मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सही है, इसमें तो टाइम आएगा नहीं, इसको क्या ये ले सकते हैं, u/+ ay × tj। अब टाइम का कोई वैल्यू नहीं पुट करेंगे, टाइम को रखना है तभी तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो ये हो जाएगा 5i + 5√3 माइनस 10, ये हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ।
और नेक्स्ट क्या था, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मॉडल्स ले लीजिए। ये होगा स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए इस टावर से मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। पाथ कैसा नजर आएगा? समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो जितना ही पहले क्वेश्चन लिए हैं पहला फर्स्ट में, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन इसमें रिलेवेंट नहीं रहेगा। बोले कौन सा क्वेश्चन? हाइट वाला। तो हाइट वाला क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन बनाइए। दोबारा लिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना, और बनाने से पहले एक बार देख लीजिए कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया है, राइट। और यहाँ पे एक पॉइंट पी है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। Solve all the question as in previous problem except maximum height। यही क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। जिनका अगर सेम नहीं आया है तो वो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किए हैं। सेम आना चाहिए था। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्या आप लोग यहाँ तक सही हैं? अब यहाँ देखते रहिएगा और मिलाते रहिएगा। t इक्वल टू कितना? पहला क्वेश्चन तो बन गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है भाई? यस, इस यहाँ पे ना, तो VB निकालने के लिए तो VXI प्लस VYJ करना पड़ेगा। VX तो आपके हाथ में ही है, VY निकालेंगे तो काम बन जाएगा। VY के लिए क्या लिख सकते हैं? UY प्लस AY इंटू T, 10I अब प्लस 0, इसको डायरेक्ट 0 लें, कितना हो जाएगा? -10√2। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? 10 का स्क्वायर अब प्लस -10√2 का स्क्वायर रूट ओवर, क्या बाहर आ जाएगा? 10 बाहर आ जाएगा।
पिछले क्वेश्चन में कितना आया था? 10√3 ही था। तो वही तो मैं पूछ रहा था कि सेम है, अगर सेम है तो यही रहेगा, करेक्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाँ, डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए पहले रेंज निकाल लेते हैं, करेक्ट। रेंज के लिए क्या, डेल्टा एक्स का मॉडुलस, या पहले डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बट हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये टर्म हो गया 0, एक्स माइनस 0, सही है ना। यू एक्स कितना? यहां तक क्लियर है? डायरेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 10√2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो गया डायरेक्ट डिस्टेंस। और डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लिए, और हॉरिजॉन्टल रेंज तो ही रहेगा ना भाई, डेल्टा एक्स का मॉडुलस मतलब 10√2 मीटर। उसके बाद क्या निकालना था? स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पे। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालने के लिए किसका यूज कीजिएगा? वी एक्स एट ए इक्वल टू वी एक्स एट पी, करेक्ट। अब वी एक्स एट ए कितना? 10। अब वी एक्स एट पी के लिए क्या वी कॉस 30 लिख सकते हैं? तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/√3/2, 20/3, करेक्ट। और क्या निकालना था? तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लीजिएगा। और उसके बाद अगर ये एंगल पूछा जाएगा तो ये एंगल निकाल पाएंगे। पहले थीटा निकाल लीजिएगा, और थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 360 कर दीजिएगा, वहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट एक प्रॉब्लम बना लिए, सेकेंड बना लिए, तो एक और बना लेंगे तो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, इसको हटाएं। लेकिन सॉल्यूशन करने के टाइम पे प्रॉपर आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है और क्यों लगाना है। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी लगा रहे हैं बस आंसर आ जाए। तो कुछ भी लगा रहा है इसका मतलब उस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है प्रॉपर कि हाँ इस वजह से इसको लगाना पड़ रहा है, करेक्ट। देखिए एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं जानबूझ के दो चीज़ को कांस्टेंट रख रहा हूँ। ऐसे इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज सेम रहेगा, बट मुझे और भी यहाँ पे कुछ जनरलाइज कर देना है आगे चलकर। और ये एंगल है कितना माने बोलिए, 30 या 60? ऑलवेज 60 तो रहेगा नहीं, 30 ही लेते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल में यू एक्स क्या होगा भाई? माइनस होगा। वेक्टर कब का पढ़ा चुके हैं? कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए यहाँ पे यू एक्स माइनस होगा। देन देखिए भाई कंपोनेंट ब्रेक करने में बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि कंपोनेंट ब्रेक करने पे ही दो चैप्टर बिल्कुल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। अब मैं बहुत प्यार से कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए एक बहुत बड़ा इक्वेशन दिया था जिसमें कि इनफाइनाइट डायरेक्शन ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें ऑलवेज कॉस यूज करते हैं। अब बच्चा टाइप वहाँ पर पढ़ा रहे थे, देखिए ऐसे ब्रेक करेंगे। सही है। और यू बाई क्या रहेगा भाई? 120 लेंगे ना। अब cos 120 कितना हो जाएगा? -5। तो इसमें भी चलिए, मैं तो नहीं करना चाहता मुझे ये काम, ये आप पे ही छोड़ना चाहिए था। सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एज इन प्रीवियस प्रॉब्लम।
एज द प्रीवियस प्रॉब्लम में एक चीज़ मुझे दे देना चाहिए नहीं, पॉइंट पी कितना एंगल दें, 30 दे दें, नहीं 30 दें या दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, अब नहीं दे सकते हैं इसलिए मैं पूछा था 30 दें, 30 यहाँ पे ही बनाए हुए हैं, अब 30 रहेगा नहीं रहेगा, 30 देंगे तो 30 तो यहाँ पे ही है वेलोसिटी का, राइट। बातों को समझिए, 30 देने का मतलब है अब 30 से बड़ा रहेगा ना, छोटा रहेगा या 30 से बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। 60 देते हैं, मतलब क्वेश्चन अगर आप भी कोई सेट कर रहा है तो उसको ये भी पता होगा कि कहाँ पे कौन सा बात रिलेवेंट है। तो अब यहाँ पे मैंने 60 डिग्री दे दिया है। इसमें भी क्या मैक्सिमम हाइट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, नहीं चलेगा। भाई नीचे आएगा 30 यहाँ पे ही बनाए हुए है, यहाँ आएगा तो 30 रहेगा या एंगल बड़ा होता जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो एंगल और बड़ा होगा ना इस लाइन के साथ। ये ऐसे ही जा रहा है क्या, ऐसे जा रहा है, बिल्कुल एक लाइन आप इसको प्रोजेक्ट करते ही ग्रेविटेशन का स्विच को जीरो कर देते हैं, तब तो ये लाइन रहता, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तब हमेशा 30 रहता। अभी 30 रहेगा या ये नीचे की तरफ पुल हो गया है ड्यू टू जी, तो एंगल 30 रहेगा या उससे बड़ा होता जाएगा। देन समझ में आ गया, 30 यहाँ पे ही बनाए हुए हैं, तो अब नीचे आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 रहेगा या उससे बड़ा एंगल रहेगा। आज 25 जनवरी है, दो बात है, अगर कल सुबह क्लास अगर होगा तो प्योर ऑनलाइन होगा, और अगर हो सकता है कल सुबह क्लास ऑफ भी रहे, ठीक है। 26 जनवरी है कल, लेकिन क्लास क्या बोलेंगे आपको बताइए, अभी मेरे माइंड में सब नहीं चलता है। फिर भी मतलब मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि आप लोग कल घर से ही क्लास कीजिए, अगर सुबह क्लास रहता है तो। मैथ तो पक्का रहेगा भाई, ठीक है। लेकिन शाम का जो क्लास है, जैसे मेरा क्लास है कल शाम में, वो रहेगा केमिकल काइनेटिक्स।
इसको कल आप घर से सॉल्व करके आइएगा। हो गया। इक्वल आया है? देखिए स्टूडेंट, बाकी चीज़ें तो घर पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, बट 9th क्लास में क्या आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था? 9th या 11th में पढ़े थे? वर्क पावर एनर्जी में हम लोग चीज़ पढ़ाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, याद है? और मान लेते हैं कि हाइट h है और u स्पीड से फेंके, किधर से? किधर फेंके नहीं बताए, बट u स्पीड से फेंके हैं और A से B पे आया है। और अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू को 0 माना जाए तो हम लोग एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी B। यहाँ देखिए कुछ बताते रहते तो ऑब्जर्व कीजिए। और इसमें क्या लिखेंगे? हाफ m u स्क्वायर अब प्लस mgh। बाकी तो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बट इतना तो आप भी जानते होंगे, इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर अब प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या हो गया? 0। m से m को कैंसिल कर दीजिए तो vb कितना आएगा? u स्क्वायर प्लस 2gh रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 2gh, यही आएगा ना। और हम लोग क्वेश्चन में u कितना था? 10, तो 100 हो गया। 2 इंटू 10 इंटू 10 हाउ मच? 10√3। लेकिन u को किस एंगल से और किधर फेंके आपको पता है? इस फार्मूला में तो उससे मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि u को ऐसे फेंकें, ऐसे फेंकें, ऐसे फेंकें, ऐसे फेंकें, ऐसे फेंकें, ऐसे फेंकें या ऐसे फेंकें। अगर सेम स्पीड और सेम हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए, सेम स्पीड एंड सेम हाइट से इन एनी डायरेक्शन, ग्राउंड पे सेम स्पीड से ही स्ट्राइक करेगा, हाँ या ना? यस। ये मैं कहाँ का बात बोल रहा हूँ? वर्क पावर एनर्जी का, करेक्ट। उसी को मैंने यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश किया थोड़ा सा। मैंने तीनों प्रॉब्लम में क्या सेम रखा? हाइट और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब किसी टावर से किसी हाइट से, बाय कीपिंग हाइट कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज कीपिंग कांस्टेंट, किसी भी डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ग्राउंड पे सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा। इज इट राइट? अब हाँ ना बोलिएगा, इतना बढ़िया बात बोल दी है। नहीं ये समझ में आ गया? तो ये चीज़ हम लोग वर्क पावर में पढ़ेंगे, बट तब तक बहुत देर हो चुका होता। यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर लिए, करेक्ट। इसको डायग्राम बना लीजिए। समझे मैंने क्या कन्वे करने की कोशिश किया था? ठीक है। लेकिन क्या कांस्टेंट रखेंगे तब ऐसा मिलेगा? हाइट और स्पीड ऑफ पोजीशन। और किस डायरेक्शन में? सर किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा डायग्राम दिखाकर नीचे एक लाइन लिखिए। इफ एनी पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम हाइट विथ सेम स्पीड, if any particle projected from same height with same speed in any direction, then it reaches the ground with same speed, then it reaches the ground with same speed। सही है ना?
तो ये आज का क्लास का कंक्लूजन एक छोटा सा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्टाइल इन 2 डायमेंशन, और एक मिनट, जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, उससे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्टाइल मोशन था। उसमें तो क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक सेम लेवल पे रहता है, तो टाइम ऑफ एक्शन टाइम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, सेम। तो उसको पढ़ाने से पहले मैंने इसी को पढ़ा दिया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है भाई, कोई अलग दुनिया का मोशन है या इट इज जस्ट 2 डायमेंशनल मोशन? 2 डायमेंशनल मोशन है। तो पहले मैं 2 डायमेंशनल मोशन से ही आपको फेमिलियर किया, और मेरे पास 6 ही इक्वेशन है ना, उसी 6 इक्वेशन से ही कन्वर्ट करना है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ